इस रोमांचक से भरी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर यूएस मिलिट्री अपने दुश्मनों से फाइट कर रही थी। हालांकि यूएस मिलिट्री में बहुत सारे सोल्जर भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार वो लोग जिस लोगों से लड़ाई कर रहे थे वो सब दुश्मन एक अलग कबीले के होते हैं। अब अचानक से लड़ाई के दौरान यूएस मिलिट्री के कई सारे सोल्जर अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं और उनके ऊपर तो कोई हमला भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जान से मारे जाने लगे थे। धीरे धीरे ये काफी चीजें बढ़ने लगती हैं और सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सोल्जर में किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है, इसीलिए ब्रिगेडियर और मेजर को बुलाया जाता है। वो दोनों यहाँ पर इंश्योर करने आ रहे थे कि आखिर मेजर में वहाँ हुआ क्या और उसके बाद उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ब्रिगेडियर और मेजर जब अपने कैंप में आते हैं तो वो लोग ये देखकर शौक में पड़ जाते हैं कि सारे सोल्जर को एक अजीब तरह की वायरस की बीमारी हो चुकी है, जिसके बारे में उन लोग को कुछ भी नहीं पता होता है। और अच्छे से जांचने के बाद उन लोग को ये पता चला कि ये लोग तो फर्स्ट स्टेज पे हैं और इनका कुछ समय तक इलाज नहीं किया तो ये लोग थर्ड स्टेज तक पहुंचकर इंसानों को खत्म कर देंगे। ब्रिगेडियर और मैनेजर आपस में कुछ बातें करते हैं और वहाँ से तुरंत ही चल देते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द बीमार लोगों के लिए मेडिकल टीम को भेज सके। सारे बीमार पड़े हुए सोल्जर इसी होप में होते हैं कि मेजर और ब्रिगेडियर उनके लिए मदद जरूर लेकर आएंगे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक मिलिट्री प्लेन आता है जिसके नीचे कुछ बंधा हुआ होता है। सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि इसमें बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन मौजूद होगी, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो एक बम है जिसे कि उन लोगों ने मिलिट्री फोर्स की कैंप पर छोड़ दिया था। और देखते ही देखते वो बम नीचे गिरने के बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सारे सोल्जर मारे जाते हैं। दरअसल मेजर और ब्रिगेडियर को पहले ही पता हो गया था कि उन सोल्जर को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुकी है और ये बीमारी एक खतरनाक वायरस की वजह से हुई और उस बीमारी का उन लोग के पास कोई भी इलाज नहीं होता है और वो उस वायरस को चारों तरफ इस तरीके से फैलने नहीं दे सकते थे। इसीलिए मेजर और ब्रिगेडियर ने अपनी टीम से डिसाइड किया कि हम उन सोल्जर को एक बम से आसानी से मार देंगे और उस जगह का मिलिट्री बेस कैंप तबाह हो जाता है और उस जगह के जितने भी सोल्जर होते हैं उन सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये मूवमेंट बचे हुए सोल्जर की लाइफ का सबसे बेकार मूवमेंट होता है जो वो लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और धीरे धीरे वायरस के बारे में सारी बातें अफ्रीका के जंगल में दबी रह जाती हैं। यहाँ पर अब 20 साल बीत जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कर्नल सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वायरस के एंटीट्यूड बनाने की टीम में काम किया करता था। दरअसल सैम की टीम ऐसी होती है जो अलग अलग वायरस का पता लगाती है और उनका एटीट्यूड भी निकालती है, जिससे कि वो वायरस आसानी से खत्म किया जा सके। अब सैम को उसके टीम वाले साउथ अफ्रीका के कबीले में भेज देते हैं जहाँ पर वो लोग अपना एक नया मिशन शुरू कर सकें। लेकिन इन लोगों में से अभी तक किसी को मालूम नहीं होता कि ये किस तरह का वायरस है जो कि साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। सैम तो अपनी तुरंत ही टीम लेकर वहाँ पर चला जाता है जांच पड़ताल करने के लिए और कुछ ही समय के बाद वो लोग कबीले में भी पहुँच जाते हैं जहाँ के सभी लोग बीमार पड़े हुए होते हैं और उन लोग के बॉडी पर अजीब तरह के निशान पड़ जाते हैं और ऐसा वायरस उन लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा होता है जो इन सारी बॉडी पर इतना ज्यादा रिएक्ट करता हो। सैम का एक टीम मेंबर इतने ज्यादा लोगों को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो उसे वायरस समझ में नहीं आ रहा और उसे घुटन सी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो अपने सूट को निकाल देता है। बट सैम और उसके बाकी के मेंबर उसे समझाते हैं कि तुम अपना सूट को मत निकालना। जिससे कि वो वायरस उन लोग को ना लग सके। और सैम की टीम का वो आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका था और सैम ने अपने उस मेंबर से बाकी लोगों से अलग रखने के लिए कह दिया था क्योंकि वो सभी लोग किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेने वाले थे जिससे कि ये वायरस उन सभी में पहुंच जाए। अब उसी कबीले का एक आदमी आता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो सैम को बताता है कि तुम्हें कबीले आने में बहुत टाइम हो गया है क्योंकि अब तक तो जितने भी कबीले में लोग थे वो सब वायरस की वजह से मर चुके हैं। और वो कबीले का आदमी अपनी एक्सपीरियंस से कहता है कि ये वायरस एयर से नहीं फैलता, इसका मीडियम कुछ और है, इसीलिए इतनी जल्दी ये लोगों पर इफेक्ट करता है। सैम तो उस कबीले वाले आदमी से पूछने लगता है कि सबसे पहले इस वायरस से इस कबीले में कौन इन्फेक्टेड हुआ था, यानी कि ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई। तब जाकर वो आदमी बताता है कि हमारे यहाँ का काम करने वाला सिर्फ एक लड़का किसी ब्रिटिश आदमी के यहाँ नौकरी करने जाता था। जब वो वापस कबीले में आता है तो कुएं का पानी पीकर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं और उसके बाद से ये बात चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो गया था। जो भी इस वायरस में आता था वो एक ही दिन में तड़प तड़प कर मर जाता था। तभी सैम कहता है कि आखिर इस कबीले से बाहर कौन कौन गया, तो भी उस पे वो आदमी कहता है कि कोई भी नहीं और अगर गया भी होगा तो वो जिंदा नहीं बचा होगा क्योंकि यहाँ से कई मील दूर दूसरा एक कबीला पड़ता है और कोई भी आदमी इस भारत से इतनी दूर तक सफर नहीं कर सकता था क्योंकि सैम भी अब बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका होता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को नहीं बचाया होता है और अब तो उसे वायरस के बारे में पता लगाना ही होगा, वरना नहीं तो ये तो धीरे धीरे सब में फैलता चला जाएगा। सैम फिलहाल के लिए अपनी
अपनी पूरी टीम को लेकर वापस से यूएसएस चला आता है, जहाँ पर वो इन सारी चीजों की रिपोर्ट ब्रिगेडियर बिली को दे रहा था। दरअसल ये वही ब्रिगेडियर होता है जिसने कि 20 साल पहले मेजर के साथ मिलकर सोल्जर कैंप के ऊपर बम गिरा दिया था। यानी कि ब्रिगेडियर को उस वायरस के बारे में पता होता है जो कि साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था। हालांकि सैम कैसे ब्रिगेडियर को बता रहा होता है कि वो शायद वायरस फिर से वापस आ चुका है, जो लगातार लोगों पर इफेक्ट करता जाता। लेकिन ब्रिगेडियर ये मानने को तैयार नहीं था कि वो जो वायरस फैला है उसकी वजह से लोगों की एक दिन में जान चली जाती है। और हमने तो उस पूरे बेस कैंप को डिस्ट्रॉय भी कर लिया था, यानी कि वहाँ से बचने का निकलने का चांसेस एकदम 0 होता है। ब्रिगेडियर सैम की बातों को टालना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इल्जाम ना आ पाए। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर तो सैम को ये भी कहता है कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तुमने पिछला वाला मिशन भी सही से नहीं दिया था जिससे कि उस वायरस का हम लोग एंटीट्यूड भी नहीं बना पाए, और शायद अभी भी तुम वो गलती कर रहे हो। लेकिन सैम ब्रिगेडियर से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है और सैम को ये प्रूव करना होता है कि ये वायरस वही वायरस होता है। और इसीलिए उसने साउथ अफ्रीका के एक पेशेंट का ब्लड का सैंपल कनेक्ट कर लिए थे, जिससे कि वो सैंपल अपनी टीम को देता है और वो उसकी जांच करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद उनके पास वो रिपोर्ट सामने आ जाती है और सभी लोगों को ये रिलायंस हो जाता है कि ये वही वायरस है जो कि 20 साल पहले साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिला था। और ब्रिगेडियर भी इस न्यूज से चौंक जाते हैं कि ये वापस कैसे आ गया। अब उन्हें किसी भी तरीके से इसका एंटीट्यूड ढूंढना होगा और नहीं तो ये वायरस दुनिया में फैलकर सबको खत्म कर देगा। अब हमें यहाँ पर जैक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने की जंगलों में से एक बंदर को पकड़ रखा था। जैक उस बंदर को अपने साथ ले जाता है जिससे कि वो उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन जैक को ये नहीं पता होता है कि ये बंदर भी उस वायरस से ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि ये वायरस इंसानों पर काफी तेजी से वर्क करता था और इसीलिए एनिमल पर इसे इफेक्ट होने में काफी समय लग सकता था। अब वापस से जैक उस बंदर को पिंजरे में बंद करके अपने शहर वापस आ जाता है, लेकिन रास्ते में पता नहीं उस बंदर ने कैसे ओक दिया जो कि सीधा जैक के मुंह में चला जाता है। हालांकि जैक जो होता है वो सिर्फ इस बंदर की ये शरारत समझ रहा था और अब वो उस दुकानदार के पास जाता है उस बंदर को बेचने के लिए। लेकिन वो बंदर काफी ज्यादा गुस्सैल होता है, इसीलिए वो दुकानदार के हाथ पे भी काट लेता है। जैक सोच रहा होता है ये बंदर तो यूनिक है जो कि एक कॉमन जगह पर पाए नहीं जाते और उसे तो इसके काफी ज्यादा पैसे मिले थे। उस बंदर ने एक बनाना खाकर वहाँ पर छोड़ दिया था, पर उसे कोई दूसरा बंदर खा लेता है। लेकिन दुकानदार ने कह दिया था ये तो सिर्फ फीमेल बंदर है, मुझे तो मेल बंदर चाहिए तभी मैं खरीद सकता हूँ। जैक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पर बंदर छोड़ने के अलावा, क्योंकि वो उसे प्लेन में नहीं ले जा सकता था। इसीलिए उस बंदर को ले जाकर वही पास वाले जंगल में उसे छोड़ देता है। अब अपने प्लेन में आते समय जैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो इतना बीमार पड़ चुका था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जैक जब वापस से एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसकी वाइफ उसे पिक करने के लिए आई थी और जैक ने तो तुरंत ही अपनी वाइफ को किस कर लिया होता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। यानी कि ये शुरुआत होती है उस खतरनाक वायरस की। और अब हमें डॉक्टर रोबिता नाम की एक सर्जन को दिखाया जाता है जो और किसी की नहीं बल्कि कर्नल सैम की वाइफ होती है। रोबिता के पास जैक की बीमारी की एक रिपोर्ट आती है जो कि सबसे ज्यादा अलग होती है, इसीलिए रोबिता अपनी पूरी टीम के साथ बोस्टन फ्लाइट में आ जाती है जिससे कि वो जैक को आसानी से चेक कर सके। दरअसल जैक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि 20 साल पहले उन बेचारे कबीले वासियों की हो गई थी। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जैक भी अब इन्फेक्टेड हो चुका होता है। रोबिता को बताया गया कि जैक एनिमल विभाग में काम किया करता था, इसीलिए रोबिता उससे कहने लगती है कि तुमने लास्ट टाइम किस एनिमल को पकड़ा था जिससे कि तुम्हें ये इन्फेक्टेड हो चुका था। और जैक सारी चीजें बताने की कोशिश तो करता है लेकिन अगले ही पल में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैक ने तो अपनी वाइफ को भी किस किया होता है, इसीलिए उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो जाती है और थोड़ी देर के बाद जैक की वाइफ की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। रोबिता बिल्कुल ही नहीं समझ पाती कि आखिर उसे ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में उसे बता देती है और सैम को भी यकीन हो जाता है और वो शुरू से ये कह रहा था लेकिन उसकी बातों पे किसी ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और ये वायरस अब हमारे शहर तक आ चुका होता है। भाई अब हमें उसे शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिसने वो बंदर खरीदा था लेकिन उस बंदर ने उसको काट लिया था। अब उसकी भी हालत उस वायरस की वजह से खराब होने लगती है। दुकानदार तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस दुकानदार की उस दुकान में ही मौत हो जाती है और वो दूसरा बंदर जिसने की इन्फेक्टेड हुए बंदर का केला खाया होता है और वो भी एक काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और वो भी एक अंग्रेजी हो गया था और इसका मतलब ये था कि वो वायरस
वायरस काफी म्यूटेट हो रहा है और वो जानवर के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस शॉपकीपर की बॉडी को अब नोबिता के लेबोरेटरी में लाया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी में ब्लड निकालकर सिंपल से उसे टेस्ट किया जाता है। नोबिता का एक टीम मेंबर उसकी बॉडी में से ब्लड निकालकर उसे अच्छे से टेस्ट करने लगता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये वही वायरस है या नहीं। पर अचानक से वो किसी दूसरे काम में बिजी हो जाता है, जिससे कि बॉडी में जितना भी खून होता है वो सारा फट जाता है, वो फैल जाता है और उसके मुंह में चले जाते हैं। लेकिन नोबिता की टीम में काम करने वाला वो मेंबर किसी को भी ये बात नहीं बताता और वो तुरंत ही चला जाता है अपनी प्राइवेट लाइफ बिताने के लिए। नोबिता का वो टीममेट मूवी थिएटर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो वहाँ से भागने लग जाता है और अब उसके मुंह से जो भी हवा निकल रही थी तो वही वायरस चारों तरफ फैलता चला जा रहा था, जिससे कि एक टाइम में मूवी थिएटर में जितने भी लोग होते हैं उन सबको ये वायरस लग जाता है और वहाँ पर तो वो एम्बुलेंस आ जाती है जो इन्फेक्टेड हुए लोगों को हॉस्पिटल में तक पहुँचाती है कि आखिरकार ये वायरस चारों तरफ फैलने में कामयाब भी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नोबिता और उसकी टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अब तक उन लोग को इस वायरस के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल चुकी होती है और उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक अब नहीं टिकने वाली। तो दोस्तों मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।